आप सभी का स्वागत है साहिल पांडे अकेडमी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यानी 17 अगस्त का अपना करंट अफेयर। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के महानिदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? इसका सही आंसर होगा अनीश दयाल सिंह को। आइए हम लोग इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। केंद्र सरकार के सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक पद का अतिरिक्त भार सौंपा है। अनीश दयाल सिंह नलिन प्रभात की जगह अपनी भूमिका निभाएंगे। अनीश दयाल सिंह 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। इससे पहले अनीश दयाल सिंह आईटीबीपी के महानिदेशक के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। आइए हम लोग एनएसजी के बारे में बात करते हैं। इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। इसकी स्थापना 22 सितंबर 1986 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके कैबिनेट मंत्री हैं अमित शाह। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में कौन थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है? इसका सही आंसर होगा पैटोंग टर्नसीनावात्रा। आइए हम लोग इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री थकसीन सिनावात्रा की बेटी पेंटोंग टर्नसीनावात्रा को संसद के पर्याप्त समर्थन मिलने के बाद थाईलैंड के अगले प्रधानमंत्री के रूप में मंजूरी दे दी गई है। 37 वर्षीय पेंटोंग टर्नसीनावात्रा देश का नेतृत्व करने वाली सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गई हैं। थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने नैतिकता के उल्लंघन पर प्रधानमंत्री श्वेता थाविस्नी को पद से बर्खास्त कर दिया है। कोर्ट के द्वारा थ्रेसा थाविस्नी को प्रधानमंत्री के पद से हटाने के बाद पेंटोंग सिनावात्रा को पीएम बनाया गया है। थाईलैंड में संसद ने पेंटोंग सिनावात्रा को पीएम पद के लिए चुना है। इसी के साथ ये सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री भी बनी है। प्रधानमंत्री बनने वाली थाईलैंड की दूसरी महिला हैं। युंगलुक थाईलैंड की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला थी। आइए हम लोग थाईलैंड के बारे में जानते हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और इसके सम्राट वजीरालोंगकोर्न है। इसकी राजभाषा थाई है और इसकी मुद्रा वाहत है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में वैज्ञानिकों द्वारा दुनिया के सबसे पुराने सौर कैलेंडर की खोज कहाँ हुई है? इसका सही आंसर होगा टर्की में। आइए हम लोग इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। टर्की के दक्षिणी हिस्से में दुनिया का सबसे पुराना सौर कैलेंडर खोजा गया है। यह कैलेंडर तुर्की के गोबेकली टेपे पाए पाए लगभग 12,000 साल पुराने स्मारकों के स्तंभ पर मौजूद चिन्हों पर आधारित है। ब्रिटेन के पुरातत्वविदों ने इन चिन्हों की खोज की है। एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ ने इन चिन्हों का विश्लेषण किया है और पाया है कि एक खंभे पर वी आकार के 365 निशान हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि हर निशान का एक दिन प्रतिनिधित्व करता है। तुर्की यूरेशिया में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी अंकारा है और इसकी मुद्रा तुर्की लीरा है और इसके राष्ट्रपति हैं रेसेप तय्यप एर्दोगन। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक खाने वाले कवच की खोज की है? इसका सही आंसर होगा जर्मनी। आइए हम लोग इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। जर्मनी के वैज्ञानिक ने ऐसे कवच की खोज की है जो प्लास्टिक खा सकते हैं। ये प्लास्टिक प्रदूषण की वैश्विक समस्या से निपटने में मदद कर सकता है। अध्ययन में 18 फंगल स्ट्रेन की पहचान की गई है, जिनमें से 4 प्लास्टिक खासतौर पर पॉलीयूरेथेन को नष्ट करने की प्रबल क्षमता दिखाई है। जर्मनी, आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। यह यूरोप में स्थित है। इसकी राजधानी बर्लिन है और इसकी मुद्रा यूरो है और इसके चांसलर है ओलफ स्कोलेज। इसके राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वल्टर स्ट्रेनमियार। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्व तेज गेंदबाज डूडा गणेश को किस देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा
केन्या। आइए हम लोग इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। केन्या क्रिकेट टीम ने भारत के पूर्व तेज गेंदबाज डोडा गणेश को अपना नया मुख्य कोच नियुक्त किया है। डोडा गणेश ने लेमेक ओनियांगो की जगह ली है। यह नियुक्ति 2026 टी20 विश्व कप के लिए अफ्रीका क्वालिफायर्स से पहले की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में किस राज्य के ओमकेश्वर में 90 मेगावाट बिजली पैदा करने वाली मध्य और उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई परियोजना चालू की गई है? इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। आइए हम लोग इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में 90 मेगावाट बिजली पैदा करने वाली मध्य और उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना शुरू की गई है। यह परियोजना केंद्रीय नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय के तहत विकसित की गई है। इस परियोजना के चालू होने पर एसजेवीएन की कुल स्थापित क्षमता बढ़कर 2466.50 मेगावाट हो गई है। इस परियोजना से कार्बन उत्सर्जन में 2.3 लाख टन की कमी आएगी तथा वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन शून्य करने के केंद्र सरकार के मिशन में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। आइए हम लोग इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। सतलुज जल विद्युत निगम क्या है? इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और इसका मुख्यालय हिमाचल प्रदेश के शिमला शहर में है और इसके सीएमडी हैं सुशील शर्मा। और अब हम मध्य प्रदेश की बात करें तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी। इसकी राजधानी भोपाल है और इसके मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव और इसके राज्यपाल हैं मंगोई भाई पटेल। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में अग्नि मिसाइलों के जनक के रूप में पहचाने जाने वाले राम नारायण अग्रवाल को 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? इसका सही आंसर होगा सन 2000 में। आइए हम लोग इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और भारत के मिसाइल कार्यक्रम के पीछे प्रेरक शक्ति रहे डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का 84 वर्ष की आयु में हैदराबाद में निधन हो गया। इनके नेतृत्व में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक परमाणु सक्षम माध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का विकास था। इन्हें 1990 में पद्मश्री तथा सन 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 27वें नेशनल कांग्रेस ऑन ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका सही आंसर होगा मुंबई महाराष्ट्र में। आइए हम लोग इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। 27वां नेशनल कांग्रेस ऑन ई गवर्नेंस सम्मेलन 3 से 4 सितंबर 2024 महाराष्ट्र के मुंबई में जियो विश्व सम्मेलन केंद्र में होगा। इसकी सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। यह आयोजन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महाराष्ट्र सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। 2024 सम्मेलन का विषय है विकसित भारत सुरक्षित और सतत ई सेवा वितरण। ये हम लोग महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। महाराष्ट्र को 1 मई 1960 को राज्य का दर्जा मिला है और इसकी राजधानी मुंबई है और इसके मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और इसके राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्ण। हमारा अगला क्वेश्चन है, तीसरे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? इसका सही आंसर होगा भारत। आइए हम लोग इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। भारत तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यह अनूठी पहल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के दृष्टिकोण के विस्तार के रूप में शुरू हुई है और यह भारत के वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन पर आधारित है। सम्मेलन का विषय है एक सतत भविष्य के लिए सशक्त वैश्विक दक्षिण। पिछले 2 शिखर सम्मेलनों की तरह तीसरा वोगस वर्चुअल प्रारूप में आयोजित किया जाएगा और इसे नेताओं के सत्र और मंत्री स्तरीय सत्रों में संरचित किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2024 में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? इसका सही आंसर होगा अट्टम को। आइए हम लोग इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2024 2022 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के द्वारा किया जाता है। पहली बार 10 अक्टूबर को 1954 को प्रदान किए गए थे। विज्ञान भवन नई दिल्ली में यह पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। आइए हम लोग 2024 के विजेताओं के बारे में जानते हैं। बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है ऋषभ शेट्टी को। कंतारा फिल्म से बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है नित्या मेनन को और मानसी पारेख को। बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है कंतारा को। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस में नीना गुप्ता है ऊंचाई फिल्म से। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल में है पवन राज मल्होत्रा फौजा हरियाणवी फिल्म से। बेस्ट फीचर फिल्म है अट्टम। बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है सूरज बड़जात्या को जो ऊंचाई फिल्म से है। बेस्ट हिंदी फिल्म अवार्ड मिला है गुलमोहर को। बेस्ट म्यूजिक अवार्ड मिला है विशाल शेखर को। बेस्ट स्टंट कोरियोग्राफी अवार्ड मिला है केजीएफ 2 को। बेस्ट तमिल फिल्म अवार्ड मिला है पोन्नियन सेल्वन को। बेस्ट मराठी फिल्म अवार्ड मिला है बल्बी को। बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड मिला है आनंद एकासी को। बेस्ट तेलुगु फिल्म अवार्ड मिला है कार्तिकेय 2 को। बेस्ट कन्नड़ फिल्म अवार्ड मिला है केजीएफ 2 को। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड मिला है प्रीतम को ब्रह्मखंड में से। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन अवार्ड मिला है ए आर रहमान को। बेस्ट लिरिक्स अवार्ड मिला है नौशाद सदर खान को। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड मिला है अरिजीत सिंह को। बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट अवार्ड मिला है श्रीपत को। स्पेशल मेंस अवार्ड मिला है मनोज वाजपेयी को। म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड मिला है संजय लीला फिल्म को। और हमारा अगला क्वेश्चन है इसरो के द्वारा EOS-08 सैटेलाइट किस रॉकेट के प्रक्षेपित किया गया है? इसका सही आंसर होगा SSLV-D3। आइए हम लोग SSLV और EOS का फुल फॉर्म जानते हैं। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ये SSLV का फुल फॉर्म। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ये EOS का फुल फॉर्म है। आइए हम लोग EOS-08 सैटेलाइट के प्रक्षेपण के बारे में जानते हैं। इसकी लॉन्चिंग तारीख है 16 अगस्त 2024 और इसको किसने लॉन्च किया है? इसरो ने। किस रॉकेट के थ्रू हुआ है? SSLV-D3। और ये कहाँ से लॉन्च हुआ है? श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस JD सेंटर आंध्र प्रदेश से। पृथ्वी की कक्षा से बाहर 4751 करीब किलोमीटर ऊपर स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य पर्यावरण और आपदा को लेकर सटीक जानकारी देना है। SSLV-D3 भारत का सबसे छोटा रॉकेट है। SSLV-D3 अपने साथ 500 किलो वजनी सैटेलाइट को धरती की निचली कक्षा में स्थापित करता है। आइए हम लोग इसरो के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानते हैं। अमेरिका भारत ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नासा इसरो स्थैतिक एपर्चर रडार लॉन्च किया है। इसरो तरल ऑक्सीजन केरोसिन चलित सेमी क्रायोजेनिक इंजन विकसित कर रहा है। इसरो ने भारत का लक्ष्य 2030 तक मलया मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करना रखा है। इसरो के द्वारा 2025 में गगनयान लॉन्च किया जाएगा। इसरो को दिसंबर 2024 तक शुक्रायान 1 मिशन लॉन्च करने की योजना है। पीएम मोदी के अनुसार 2035 तक भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन तैयार कर लेगा। इसरो साल 2040 तक चंद्रमा पर पहला अंतरिक्ष यात्री भेजेंगे। अंतरिक्ष विज्ञान में युवाओं को प्रेरित करने के लिए इसरो द्वारा स्टार्ट 2024 कार्यक्रम शुरू किया गया है। हमारा आखिरी क्वेश्चन है पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के लिए भारत के कितने खिलाड़ी का दल भेजा जा रहा है? इसका सही आंसर होगा 84। आइए हम लोग इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 इसका आयोजन 28 अगस्त से 8 सितंबर तक है।
और ये कहाँ पर खेला जाएगा? फ्रांस के पेरिस शहर में। और इसका मोटो है गेम्स वाइड ओपन। और इसमें कुल कितने इवेंट्स होंगे? 559। और इसमें 22 स्पोर्ट शामिल है। शुभांकर कौन है? फ्रीजी, यानी कि फ्रीजन कैप से प्रेरित है। पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत का सबसे बड़ा 84 खिलाड़ियों का दल भाग ले रहा है। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 खेलों में भारतीय टीम ने 5 गोल्ड, 8 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज समेत 19 पदक जीते थे। स्वयं नामक एनजीओ को भारतीय पैरा ओलंपिक टीम आधिकारिक एक्सेसिबिलिटी पार्टनर बनाया गया है। भारत इस बार 12 खेलों में प्रतिस्पर्धा करेगा, जिसमें पैरा साइकिलिंग, पैरा नौकाचालन और दृष्टिबाधित जूडो देश की नई स्पर्धा होगी। पैरा ओलंपिक गेम्स पहली बार 1960 में रोम, इटली में आयोजित किए गए थे। पहला शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेल 1976 में स्वीडन में आयोजित किया गया था। तो चलिए जानते हैं अभी नहीं क्वेश्चंस को और भी विस्तार और भी अच्छे तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले करंट अफेयर से। हमारा पहला करंट अफेयर बन रहा है नेशनल से। तो चलिए जानते हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव का ऐलान। 16 अगस्त को चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनावों का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर में 3 फेज 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। आइए हम लोग इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में जानते हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव होगा। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया था। हरियाणा में 1 फेज में 1 अक्टूबर को मतदान होगा। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस और त्योहार होने की वजह से महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव बाद में कराए जाएंगे। इससे पहले 2019 में हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ हुए थे। हमारा अगला करंट अफेयर है। इसरो ने EOS-08 सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग की। 16 अगस्त को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने देश के सबसे छोटे रॉकेट SSLV-D3 से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-08 का सफल लॉन्च किया। यह लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से की गई है। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। यह सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा से बाहर करीब 475 किलोमीटर ऊपर स्थापित किया जाएगा। EOS-08 सैटेलाइट का मकसद पर्यावरण और आपदा को लेकर सटीक जानकारी देना है। अंतरिक्ष में भेजे गए EOS-08 सैटेलाइट में 3 पेलोड हैं। इसमें इलेक्ट्रोड, ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, रिफ्लेक्टोमेट्री पेलोड और CIC यूवी डोसीमीटर शामिल है। EOIR पेलोड को आपदा निगरानी, पर्यावरण निगरानी जैसे काम के लिए तस्वीरें खींचने के लिए डिजाइन किया गया है। GNSS-R पेलोड से समुद्र की सतह पर हवा का विश्लेषण, मिट्टी की नमी का आकलन, बाढ़ का पता लगाने के लिए रिमोट सेंसिंग क्षमता के लिए जाएगा। SIUV पेलोड डोसीमीटर गगनयान मिशन के लिए अल्ट्रावायलेट किरणों की निगरानी करेगा। हमारा अगला करंट अफेयर आता है अवार्ड से। तो चलिए जानते हैं। 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स का ऐलान। 16 अगस्त को 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स का अनाउंसमेंट किया गया। इसमें मनोज बाजपेयी और शर्मिला टैगोर की फिल्म गुलमोहर को बेस्ट हिंदी फिल्म चुना गया। आइए हम लोग इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के थ्रू जानते हैं। कंतारा ने बेस्ट एक्टर और बेस्ट फिल्म के अवार्ड अपने नाम किए। कंतारा फिल्म के ऋषभ शेट्टी बेस्ट एक्टर चुने गए। तमिल फिल्म तिरुचित्रवल्लम के लिए नित्या मेनन और गुजराती फिल्म कच्छ एक्सप्रेस के लिए मानसी पारेख बेस्ट एक्ट्रेस बनी। फिल्म ऊंचाई के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड सूरज वड़जात्या को मिला। इसी फिल्म के लिए नीना गुप्ता ने बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है। प्लेबैक सिंगिंग कैटेगरी में ब्रह्मास्त्र के लिए अरिजीत सिंह ने अवार्ड जीता है। ये अवार्ड उन फिल्मों के लिए दिए गए हैं जिन्हें फिल्म सेंसर बोर्ड ने 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 के बीच सेंसर सर्टिफिकेट दिया है।
70वें नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी अक्टूबर 2024 में होगी। नेशनल अवार्ड विनर को एक मेडल की तरह रजत कमल या स्वर्ण कमल और नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। कुछ कैटेगरी में सिर्फ स्वर्ण कमल और रजत कमल ही मिलता है। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है इंटरनेशनल से, तो चलिए जानते हैं। पाई टोंग टर्न सिनवात्रा थाईलैंड की पीएम बनी। 16 अगस्त को थाईलैंड में संसद में पाई टोंग टर्न सिनवात्रा को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया। वे प्रधानमंत्री थकसिन सिनवात्रा की बेटी हैं। आइए हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट के थ्रू समझते हैं। पाइटोंग टर्न थाईलैंड के इतिहास की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री भी है। साथ ही वे इस पद पर पहुंचने वाली देश की दूसरी महिला हैं। इंगलुक थाईलैंड की प्रधानमंत्री बनने वाली देश की पहली महिला थी। पाइतुंग टर्न सिनवात्रा फैमिली से प्रधानमंत्री बनने वाली तीसरी नेता है। संसद ने सिनवात्रा के पक्ष में 319 वोट पड़े, वहीं उनके विरोध में 145 वोट पड़े। 27 सांसदों ने वोट नहीं डाला। सदन में 493 सांसद हैं और पाई टोंग टर्न को बहुमत हासिल करने के लिए 248 वोटों की जरूरत थी। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है निधन से। आइए जानते हैं। अग्निमैन नाम से मशहूर आर.एन. अग्रवाल का निधन। 15 अगस्त को देश के जाने माने एरोस्पेस साइंटिस्ट और अग्नि मिसाइल के जनक डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का निधन हो गया। उन्होंने 83 साल की उम्र में हैदराबाद स्थित अपने घर पर आखिरी सांस ली। आइए हम लोग इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। आर.एन. अग्रवाल ने भारत में लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में अहम भूमिका निभाई थी। वे अग्नि मिसाइल के पहले प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे और उन्हें अग्निमैन के नाम से भी जाना जाता है। अग्रवाल को 1990 में पद्मश्री और 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें 2004 में प्रधानमंत्री की तरफ से एरोस्पेस और अग्नि के क्षेत्र में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। उन्होंने 1983 और 2000 में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में अग्नि मिशन प्रोजेक्ट्स का नेतृत्व किया था। वे 2005 में एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी हैदराबाद के डायरेक्टर पद से रिटायर हुए थे। उनके नेतृत्व में मई 1989 में टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर मिसाइल की सफल टेस्टिंग हुई थी। इसके बाद मिसाइल के कई वर्जन विकसित किए गए और रक्षा बलों में शामिल किए गए। आज अग्नि 5 परमाणु सक्षम इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल 5000 किलोमीटर से ज़्यादा दूर के टारगेट पर हमला करने की क्षमता रखती है। आर.एन. अग्रवाल ने डॉक्टर अरुणाचलम और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ अग्नि और अन्य मिसाइल प्रोग्राम पर काम किया है। उन्होंने अपने 22 सालों के लंबे कार्यकाल में मिसाइलों के लिए री एंट्री टेक्नोलॉजी, ऑल कंपोजिट हिट शील्ड, अनबोर्ड प्रोपल्शन सिस्टम, गाइडेंस और कंट्रोल स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इसी के साथ आज के हमारे करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम कल फिर मिलेंगे अपने नए करंट अफेयर्स के साथ में।